Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 24, the story of democracy. It is the first chapter of social and political life. Okay, so student, what you are going to learn from this chapter, you will learn the significance of equality in democracy. एक democracy में इक्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ से सीखेंगे. स्टूडेंट, जब आप लोग क्लास 6 में थे तो आपने डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स पढ़ लिए. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पढ़ा आप लोगों ने. डेमोक्रेसी फेवर्ड फॉर्म है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जनरल पब्लिक को अलाउ करती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, गवर्नमेंट बनाए. तो जब हमको 6th में इतना कुछ पढ़ा दिया है तो 7th में ये चैप्टर का क्या मतलब है. तो स्टूडेंट, 7th में हम इस चैप्टर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ, डेमोक्रेसी कैसे वेरियस स्टेजेस को क्रॉस करके आज करंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ने लिया है, किस तरीके से डेमोक्रेसी ने अपने आप को स्प्रेड किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट का. क्योंकि ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, लेजिटिमेट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस गवर्नमेंट को पसंद करते हैं. फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट इज़ चूजन बाय जनरल पब्लिक. और ये 5 ईयर अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम इनको चेंज कर सकते हैं. इतने सारे रीजन है डेमोक्रेसी को पसंद करने के. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल. ठीक है, अब्राहम लिंकन ने इंडिकेट किया था डेमोक्रेसी को. कैसे एक्सप्लेन किया है उन्होंने? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. किसकी गवर्नमेंट है? पीपल की. बनाने वाला कौन है? पीपल. किसके लिए काम करेगी? पीपल. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. मतलब लोगों ने चुना. ठीक है, लोग ही गवर्नमेंट में आए और वो काम भी किसके लिए करेंगे? जनरल पब्लिक के लिए काम करेंगे. डेमोक्रेसी ऑफर्स पीपल द चॉइस ऑफ हाउ दे वांट टू बी गवर्न. डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइस होती है कि वो अपने आप को किस तरीके से गवर्न कराना चाहते हैं. डेमोक्रेसी अलाउ करती है जनरल पब्लिक को टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. स्टूडेंट, अब 2 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर डेमोक्रेसी बेस होती है. एक होता है इक्वालिटी और दूसरा होता है फ्रीडम. इक्वालिटी मीन्स व्हाट वी ऑल आर इक्वल. ठीक है, फ्रीडम मीन्स व्हाट इन अ लीगल फ्रेमवर्क वी ऑल आर वेरी फ्री टू प्रोफेस रिलीजन. ठीक है, राइट टू स्पीच इज देयर. फ्रीडम और इक्वालिटी दो ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको हम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बोल सकते हैं. इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ. हम सब लॉ के सामने इक्वल हैं. जो भी रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं वो सबके ऊपर इक्वली फॉलो होंगे. ईच वन शुड बी गिवन द सेम बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी. हर एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर कंट्री का, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ का नेटिव है, तो उसको सेम टाइप के बेनिफिट मिलेंगे, सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ये गारंटी कौन देता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Democratic form of government ensures that its citizens are guaranteed their fundamental rights. Democratic government ensure करती है कि वहाँ के लोगों को fundamental rights मिले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है स्टूडेंट? रिटर्न डॉक्यूमेंट that contains laws of the country. कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट, जिसमें कंट्री किस तरीके से गवर्न होगी, कौन से रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, लॉज होंगे, वो सब कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये गारंटी देती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वो हर सिटीजन को मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, इट ऑल्सो डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड द लिमिट्स ऑफ पावर. भाई कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट के क्या फंक्शन है, गवर्नमेंट की पावर को कैसे लिमिट किया जा सकता है, उनकी पावर की क्या लिमिटेशन है, एवरीथिंग इज देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, कोई बात. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो नहीं करने होते हैं बच्चा. एज अ जनरल सिटीजन इट इज़ फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो. History of democracy. Student, we all know today every country want to prove that it is democracy. Democracy is the most favored form of government.
इन द इंटायर वर्ल्ड टुडे। आज हर कंट्री चाहती है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, उसे सब लोग डेमोक्रेसी के नाम से जाने। पर डेमोक्रेसी इतना फेवरेट फॉर्म कैसे बना, आज प्रेजेंट पोजीशन तक कैसे आया, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट अगर हम बात करें तो यूके की बात करेंगे। मैप इंपॉर्टेंट है इसलिए मैप देख लेते हैं। ब्रिटेन इज रिगार्डेड एज फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी कौन था बच्चा? ब्रिटेन। फिर अगर हम 1789 की बात करें तो हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो ये रहा हमारा यूके, ये जर्मनी है और ये रहा फ्रांस। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। वहाँ से 3 आइडियाज़ आए। एक था लिबर्टी, दूसरा था इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फिर अगर हम रोम की बात करें, रहा इटली, कैपिटल रोम। The seeds of representative democracy were sown in Roman Republic. रोमन रिपब्लिक से बात आई कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीस के जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे वो डेमोक्रेसी, वेस्ट में डेमोक्रेसी के पहले एग्जाम्पल थे, सबसे पुराने एग्जाम्पल थे, ठीक है। फिर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या मिली? फ्रीडम मिली, ठीक है। After Second World War, many states in Asia, Africa won independence, and some of them chose a democratic form of government. और हमने भी, इंडिया ने भी क्या चुना? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और हमें आज़ादी मिली 1947 में। इसके बाद हम लोग क्या बने? डेमोक्रेटिक कंट्री। स्टूडेंट्स, हमें जो इंडिपेंडेंस है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिली, पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी कुछ अच्छा हुआ था। वो था जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, टर्की फॉर्म हुए थे, ठीक है। पहले रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स व्हाट? इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो नए रिपब्लिक थे वो था जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, टर्की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएसए। भाई यूएसए वो कंट्री है जिसको 1776 में ही, जो फ्रांस में सिर्फ रेवोल्यूशन हो रहा था तब, इसके पहले ही जो यूएसए था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था, पहली लिबरल डेमोक्रेसी बन चुका था, ठीक। कोई बात। द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रीस। Some form of democratic government existed in ancient Greece around 5th century BCE. BCE बात हो रही बिफोर कॉमन एरा, 5th सेंचुरी में ही ग्रीस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। Hence it is not surprising that the word democracy originate from Greek word। अगर सबसे पहले ग्रीक में डेमोक्रेसी आई है तो जो डेमोक्रेसी है वो उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से ही हुआ होगा ना। तो किससे हुआ? डेमोक्रेटिया। किससे हुआ है? डेमोक्रेटिया, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्राइटिया का मतलब होता है पावर, ठीक हुई बात। तो जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से हुआ है, कहीं ना कहीं नहीं, श्योर सच में हुआ है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्राइटिया का मतलब होता है पावर। The form of democracy prevalent in ancient Greece was quite different from democracy as we know it today। बेटा ग्रीस में जो डेमोक्रेसी थी वो आज की डेमोक्रेसी से बहुत अलग थी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले ग्रीस में कैसी डेमोक्रेसी थी, वो आज की डेमोक्रेसी से कैसे डिफरेंट थी। बेटा जो ग्रीस था वहाँ पर स्टेट्स बहुत छोटे छोटे होते थे, ठीक है। लाइक सिटीज़ टुडे, आज की जितनी बड़ी सिटी होती है उतना बड़ा स्टेट हुआ करता था ग्रीस में, ठीक है। तभी उन्हें हम क्या बोलते थे? सिटी स्टेट्स, ठीक है। जो सिटी स्टेट्स होते थे ग्रीस में, वहाँ लोग मिलते थे एक पर्टिकुलर प्लेस पे और अपने लिए लॉज बना लेते थे। बेटा आज हम देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सिटी है जो बहुत छोटी है तो वहाँ के लोग, जैसे आप लोगों ने पंचायत का कॉन्सेप्ट देखा होगा ना, पूरा गांव इकट्ठा होता है जब पंचायत में कोई फैसला होने वाला होता है। तो वैसे ही ग्रीस में भी जब कोई रूल रेगुलेशन बनाना होता, लॉज बनाना होता, तो सारे ग्रीस के लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऑल सिटीजन एक्सेप्ट स्लेव्स, वुमेन, फॉरेनर्स, ठीक है। पर सारे सिटीजन में कौन लोग नहीं आएंगे? स्लेव मतलब जो गुलाम होते थे, विमेन और फॉरेनर्स। ऑल एडल्ट मेल मतलब बाकी सब लोग होते थे, सिर्फ कौन नहीं होता था? विमेन, स्लेव, फॉरेनर। फॉरेन मतलब जो आउटसाइडर्स होंगे, विमेन मतलब औरतें, स्लीव्स मतलब गुलाम। उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, बाकी सारे सिटीजन गवर्नेंस में पार्ट लेते थे।
वो असेंबली में पॉलिटिकल डिसीजंस में पार्ट भी लेते थे स्टूडेंट, और वो लोग वोटिंग कर पाते थे, अपनी बात को वहाँ रख पाते थे, ठीक है। और जहाँ पर वो लोग इकट्ठे होते, बात कर पाते, वोट दे पाते, उस प्लेस को क्या बोलते थे? असेंबली। और ये असेंबली ये थी बेटा जो रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी। ये असेंबली सिटी स्टेट्स में होती थी, सिटी स्टेट्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती थी, जिसमें हर व्यक्ति पार्ट ले सकता था एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर? वीमेन, स्लेव, और वीमेन को छोड़ दो, स्लेव्स को छोड़ दो, और किसको छोड़ना है भाई? फॉरेनर्स को। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये कैसी डेमोक्रेसी होती थी? डायरेक्ट, क्योंकि एक सिटी के सारे लोग इकट्ठा एक जगह पर मिलते हैं और अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। पर आज की जो कंट्रीज होती हैं बेटा वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हमारी पॉपुलेशन कितनी है ना? तो क्या हम लोग एक प्लेस पे खड़े होकर बातचीत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो क्या होता था? वेयर पीपल पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। लोग गवर्नेंस की प्रोसेस में डायरेक्टली पार्ट करते थे विदाउट एनी इंटरमीडिएट्स और रिप्रेजेंटेटिव। कोई इंटरमीडिएट नहीं होता था, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। हम लोग खुद हमारे रूल्स रेगुलेशन के लिए इकट्ठे होते थे और रूल रेगुलेशन बना लेते थे। यूरोप इन मिडिल एजेस। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मिडिल एजेस में यूरोप में क्या था बेटा? तो यूरोप में एक कॉम्बिनेशन चलता था जहाँ मोनार्की भी थी, एरिस्टोक्रेसी भी थी, कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी थे, ठीक है। जो गवर्नमेंट बनती थी उसमें तीनों एलिमेंट मिलेंगे भाई, मोनार्की भी है, एरिस्टोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी एलिमेंट भी है। कहाँ पर? रोमन सिविलाइजेशन में। कहाँ पर? रोमन सिविलाइजेशन में। इट हैड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एलिमेंट नहीं मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मिलते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, ठीक है, वहाँ पर इलेक्शंस होते थे, वेयर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज रिक्वायर्ड इलेक्शन। बेटा जितने भी रोमन लॉ थे, बिलीव थे, वो यूरोप जो इनका बिलीव था यूनिटी में, जो इनके लॉज थे, उन्होंने डेवलपमेंट में, यूरोप में डेमोक्रेसी को लाने में, डेमोक्रेसी के लिए सोचने में बहुत हेल्प किया। फिर से एक बार देखेंगे, जो रोमन लॉ थे, रोमन बिलीव थे यूनिटी में, इन्होंने डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। कहाँ पर? यूरोप। मिडिल एजेस का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स था स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म एक सिस्टम था जो मिडिल एजेस में प्रिवलेंट करता था। मिडिल एजेस की जब आप बात कर रहे हो तो आप बात करें 5th to 14th सेंचुरी की, ठीक है। इन द मिडिल एजेस बिटवीन 5th and 14th सेंचुरी CE, कॉमन एरा की बात हो रही है। यहाँ पर एक सिस्टम था जिसको हम फ्यूडलिज्म बोलते थे, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था यूरोप में। इस सिस्टम में क्या होता था? एक वासल होता था। ये वासल वो पर्सन होता था जिसको लैंड ग्रांट दी गई है। एक किंग होगा, किंग बहुत बड़ी ज़मीन एक वासल को दे देगा। अब ये वासल इन रिटर्न क्या देगा इसको? आर्मी सपोर्ट, मिलिट्री सर्विसेज। किंग इज़ नॉट गोइंग टू मेंटेन हिज ओन आर्मी, ही इज़ completely डिपेंडेड अपॉन द वासल. Vassal is maintaining, feeding the army, military, and as and when required, he is going to supply that army military services to king. Yes, पढ़ लें एक बार क्या लिखा है इस सिस्टम में। क्या होता है स्टूडेंट? द वासल, द पर्सन हु वाज ग्रांटेड लैंड बाय द लॉर्ड would provide military services to the lord. लॉर्ड कौन है? द नोबल who own land. जिसके पास लैंड होगी वो अब लैंड ग्रांट दे देगा एक पर्सन को, जिसे हम वासल बोलेंगे। इन रिटर्न उसे क्या मिल जाएगी? मिलिट्री सर्विसेज। सो स्टूडेंट इस तरीके से फ्यूडलिज्म का बेस क्या बन गया? लॉर्ड, वासल, फीफ, फीफ बोले तो द लैंड, ठीक है। लॉर्ड था, लॉर्ड ने लैंड किसको दे दी? वासल को। वासल ने ये जो लैंड मिली थी इसके अगेंस्ट में लॉर्ड को, किंग को क्या दिया बच्चा? मिलिट्री सर्विसेज। तो फ्यूडलिज्म का बेस तीन चीजें होंगी, लॉर्ड, वासल और फीफ। फीफ बोले तो द लैंड। पर स्टूडेंट्स कंटिन्यूस जब रिवोल्यूशन होते रहे, कंटिन्यूस चेंजेस आते रहे, तो 14th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म का एंड हो गया यूरोप में, ठीक है। एज अ रिजल्ट लॉ एंड ऑर्डर वॉज एनफोर्स्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। बहुत सारे पार्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स कर दिया गया। नेशनलिज्म की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात होने लग गई थी इस टाइम तक। अच्छा, जैसे ही फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ तो बात किस किस की शुरू हो गई? नेशनलिज्म की बात शुरू हुई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात शुरू हुई, ठीक है। नेशनलिज्म का जो मेजर फोकस था वो था कलेक्टिव आइडेंटिटी पे,
किस पे? कलेक्टिव आइडेंटिटी पे। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ऑब्वियसली बात है हम लोग आपस में एसोसिएटेड क्यों फील करेंगे? क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी, हमें कुछ तो होगा जो एक तरीके का होगा, भले ही वो कल्चर हो, भले ही वो हमारी रेस हो, कल्चर हो, रेस हो, ठीक है। तो ये था नेशनलिज्म। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वॉज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसका फॉर्म था? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम खुद जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि एरिया स्मॉल होता है, पर जब ये एरिया बड़ा हो जाए, बच्चा बिग हो जाए, तो हम लोग जनरल पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी, ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजंस लेगा। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है कि हम साथ में आके कभी बात नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? वेयर पीपल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर देते हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है। अच्छा, इसी पीरियड में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई यूरोप में। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। बहुत सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ बनने लग गई विच वर कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव से बनी होती थी। लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए। द रेनेसांस, अब यूरोप में 14th और 15th सेंचुरी में एक नई चीज़ और आई जिसका मतलब था रेनेसांस विच लिटरली मीन्स रीबर्थ। रेनेसांस इसका मतलब होता है रीबर्थ। ये कब आया यूरोप में स्टूडेंट? 14th और 15th सेंचुरी में। रीबर्थ का मतलब ये नहीं था कि भैया साइंस ख़त्म हो गई है, हम लोग मरेंगे फिर से ज़िंदा होगा। यहाँ पर एक नई सोच की बात हुई है, नई थिंकिंग की बात हुई है, उसी को हमने रेनेसांस बोला है, रेनेसांस बोला है। इसका एम था क्लासिक ग्रीस और रोम कल्चर को, स्पिरिट को फिर से रिकैप्चर करना, कल्चरल अवेयरनेस को लेके आना, ठीक है। अब जब कल्चरल अवेयरनेस की बात हुई तो यहाँ पे क्या हुआ? स्टूडेंट्स, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट, इनका डेवलपमेंट हुआ एंड रिजल्टिंग इन वॉन्डरस डेवलपमेंट इन लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्ट। वॉन्डरस का मतलब क्या होता है बच्चों? चमत्कारिक, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा अच्छे चमत्कारिक रूप से क्या होने लग गए? चेंजेस आने लग गए। वो चेंजेस किस में आए बच्चा? लिटरेचर में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, आर्ट में, ठीक है। आश्चर्यचकित कर देने वाले चमत्कारिक चेंजेस आए लिटरेचर में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, ठीक है। Politically too, there was far-reaching development with the emergence of city-states in Italian province like Venice, Florence and Lucca. देखो स्टूडेंट, अब सिटी स्टेट्स बन रहे हैं, ठीक है, इटली में। और इटली में कौन कौन से सिटी स्टेट बने? वेनाइस, फ्लोरेंस और लूका। अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन दिस प्रोविंसेस। और ये जो सिटी स्टेट्स बने हैं यहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। ऐसा प्रोसीजर इन्होंने अडॉप्ट किया है। हुज बेसिस वॉज द मर्चेंट एंड ट्रेडिंग क्लास। और जो भी रूलर होगा वो कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। और ये जो बेसिक जो सिटी बनी, भले वो वेनाइस और फ्लोरेंस और लूका, इनका जो मेन बेस था वो था मर्चेंट और ट्रेडिंग क्लास, ठीक है। मर्चेंट बहुत ज़्यादा हो गए, ट्रेडिंग क्लास बढ़ गई, ठीक है, और फिर सिटी स्टेट्स बनने लग गए। दे वर ऑर्गेनाइज इन गिल्ड्स एंड पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्होंने बहुत सारी गिल्ड्स बनाई। गिल्ड का मतलब क्या होता है? जब एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारे सेलर हों और वो ग्रुप बना लें तो इसे क्या बोलते हैं? एक ही टाइप की चीज़ बेचने वालों का जो ग्रुप होगा वो होगा गिल्ड। तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लग गए। इलेक्शंस वर हेल्ड एंड लीडर्स वर अपॉइंटेड। इलेक्शंस हेल्ड होने लग गए, लीडर्स अपॉइंट होने लग गए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इटली में भी इनिशियल लेवल में चेंजेस आने लगे। स्टूडेंट्स, ये जो इटली के सिटी स्टेट से, भले वो विनाइस हो, फ्लोरेंस हो, ये प्रीकर्सर्स बने किसके? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के। क्योंकि आज की जो डेमोक्रेसी है वो लगभग सिटी स्टेट्स की डेमोक्रेसी की तरह ही है ना। तो ये प्रीकर्सर्स बने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स एमर्ज्ड इन यूरोप एंड द किंग्स वर एबल टू यूनाइट पीपल अंडर द सेंट्रलाइज रूल। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनने लगे और जो किंग था वो यूनाइट करने लगा अपने जैसे लोगों के, एक जैसी एथनिसिटी, एक जैसे कल्चर के लोगों को अंडर सेंट्रलाइज रूल। रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, ठीक है।
were also carried out as people were unhappy with the church and ठीक है स्टूडेंट उस टाइम में क्या था बच्चा चर्च जो कैथोलिक चर्च थे वो अपनी मोनोपोली चलाते थे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाते थे तो जो जनरल पब्लिक थी वो बहुत परेशान थे तो जब सिटी स्टेट्स बनना चालू हुए डेमोक्रेसी की बात हुई रिपब्लिक बने लोगों की बातें सुनी जाने लगी तो जो लोग जो परेशान थे जो अनहैप्पी थे चर्च से वो भी सामने आए और उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात की धार्मिक सुधारों की बात की पीस एंड स्टेबिलिटी वर रिक्वायर्ड फॉर डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश अगर डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करना है तो आपके किंगडम में आपके स्टेट में पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड स्टूडेंट एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट में आया वो था मैग्ना कार्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना मैग्ना कार्टा को आप बेस बोल सकते हो डेमोक्रेसी का एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था ये डेमोक्रेसी का जिसका नाम था मैग्ना कार्टा जो इंग्लैंड में पास हुआ कब 1215 सीई में 1215 सीई में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पास हुआ इसने रास्ता बनाया कि एक लॉ मेकिंग बॉडी बने जिसे हम पार्लियामेंट बोले सो इन 1215 in England one document was passed named Magna Carta and through that they were able to make parliament which was the law making body of whom England the nobles of England forced the reigning सो स्टूडेंट्स जो नॉवेल्स थे उन्होंने फोर्स कर दिया इंग्लैंड के रीनिंग मोनार्क को किसको रीनिंग मोनार्क रीन मतलब होता है रूल करना राज करना है ना तो रीनिंग जो मोनार्क उस टाइम राज कर रहे थे रूल कर रहे थे जिनका नाम था किंग जॉन ठीक है उनको फोर्स किया टू साइन दिस हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट ठीक है ये जो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा सारे नॉवेल्स ने फोर्स किया किसको फोर्स किया रीनिंग मोनार्क को रूल करते हुए मोनार्क को जिसका नाम था किंग जॉन कि भाई चलो आओ अब आपको साइन करने ही पड़ेंगे दैट रिटन लॉज हेल्ड अ हायर पावर देन द किंग जिसमें लिखा कि जो रिटन लॉज होंगे उनकी ज़्यादा पावर होगी एज कम्पेयर टू किंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीज ग्रेजुअली और धीरे धीरे पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया द पावर ऑफ मोनार्क वर curtailed by the petition of rights 1628 स्टूडेंट पहले जो मैग्ना कार्टा आया वो आया था 1215 में बेटा इस मैग्ना कार्टा ने पार्लियामेंट के अंदर ले आया मोनार्क को ठीक है कि जो रूल्स है रेगुलेशन ये सुप्रीम है किससे मोनार्क के और ये किसने साइन किया था किंग जॉन ने साइन किया था जो उस टाइम के रीनिंग मोनार्क थे पर फिर 1628 में आए पेटिशन ऑफ राइट्स क्या है पेटिशन ऑफ राइट्स 1628 में एंड द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स इन 1689 एक ही सेंचुरी में दो चीज़ें आई पेटिशन ऑफ राइट्स 1628 पेटिशन ऑफ राइट्स 1628 बिल ऑफ राइट्स 1689 फर्स्ट आया 1628 में जिसका नाम था पेटिशन ऑफ राइट्स 1689 में आया बिल ऑफ राइट्स ठीक है इससे किंग की पावर और कटेल हो गई और कट कर दी गई while the former ensured that king could not impose taxes without permission of parliament पहला वाला पेटिशन ऑफ राइट्स के अंदर हमने क्या बोला कि भाई अब राजा के पास पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के बिना और टैक्सेस इम्पोज कर पाए ठीक है और जो दूसरा था लेटर एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल ऑफ राइट्स के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले जो आया था 1689 में 1628 में जो पेटिशन ऑफ राइट्स आया इसके थ्रू किंग को कोई राइट नहीं मिला कि वो बिना पार्लियामेंट में डिस्कस किए कोई भी टैक्स बढ़ा सके पहले किंग अपने हिसाब से टैक्स इम्पोज करते थे ठीक है पर अब दादा आप लोग जब तक पार्लियामेंट परमिशन नहीं देगा कोई टैक्स आप इम्पोज नहीं कर पाएंगे ये इंश्योर करा है 1628 सी में ठीक कोई बात पहला आपको याद रखना है 1512 का नहीं 1215 का 1215 का मैग्ना कार्टा फिर आपको याद रखना है पेटिशन ऑफ राइट 1628 का फिर 1689 का बिल ऑफ राइट्स These steps were significant as they diminished the power of the king. ये जो steps थी ये बहुत ही अच्छी थी important थी क्योंकि यहाँ से किंग की पावर डिमिनिश कम होना चालू हो गई
The idea that the king was not all powerful was accountable to an elected body of representative was born. और यहाँ से एक नया आइडिया आया जिसको आप बोल सकते हो कि किंग भैया सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है और वो अकाउंटेबल है। किसके लिए अकाउंटेबल है? उसकी किंग की एक जवाबदेही बनती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही बनती है किसके टुवर्ड्स? इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो बॉडी रिप्रेजेंटेटिव की इलेक्ट होके आएगी उसको जवाब देना किसका काम है? किंग का है। किंग जो भी करेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स इलेक्टेड बॉडी होगी। ठीक है, अगर इलेक्टेड बॉडी को लगता है कि किंग ने कोई काम सही नहीं किया तो किंग को वो क्वेश्चन कर सकते हैं और किंग को उनको आंसर करना पड़ेगा। ये पैराग्राफ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है, इसमें इंपॉर्टेंस मैग्ना कार्टा को साइन किया है किंग जॉन ने। उसके बाद आए पेटिशन ऑफ राइट 1628 में, उसके बाद आए बिल ऑफ राइट 1689 में। 1628 का जो आया उसके थ्रू ये हो गया कि पार्लियामेंट से डिस्कशन के बिना कोई आप टैक्स इम्पोज नहीं करोगे। बिल ऑफ राइट्स के अंदर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिल गई। ये है भैया किंग जॉन जो कि मैग्ना कार्टा को साइन कर रहे हैं। किंग जॉन साइनिंग मैग्ना कार्टा। बेचारे किंग जॉन, मैग्ना कार्टा उनको फोर्सिबली साइन करना ही पड़ा। द अमेरिकन रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी वो पीरियड होता है स्टूडेंट्स जो 1701 से स्टार्ट होके 1800 तक रहेगा। इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? 18th सेंचुरी से कंफ्यूज मत हो जाना कि हम 1801 1815 की बात कर रहे होंगे, 30 की बात कर रहे होंगे, ये रॉन्ग है। 18th सेंचुरी मीन्स द पीरियड विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1701 एंड एंडेड ऑन 1800। तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ वो 18th सेंचुरी में हुआ। अमेरिकन फॉट टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द ऑपरेसिव एक्सप्लॉयटेटिव। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया स्टूडेंट्स, वैसे ही अमेरिका के ऊपर भी रूल करते थे इंग्लैंड, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो हम आगे देखेंगे। तो अब अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहा है, ऑपरेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रिटिश रूल। किसके अगेंस्ट लड़ रहा है भाई? ये ब्रिटिश रूल। जैसे इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था वैसे ही अमेरिका में भी क्या था? ब्रिटिश रूल। और जो छोटे एरियाज थे उनके ऊपर ट्रेडिंग राइट्स किसके भी थे स्टूडेंट्स? कहीं पर फ्रांस के थे तो कहीं स्पेन के थे, पर जो बेसिक मेजर पार्ट में जो रूल कर रहे थे वो कौन थे? ब्रिटिश। हमारे इंडिया की तरह इंडिया में भी फ्रेंच भी थे, पोर्चुगल भी थे, तो वैसे वहाँ पर भी थी छोटी जगहों में। पहला तो हम लोगों ने देखा इटली के वेनाइस, फ्लोरेंस, ठीक है। फिर हमने देखा इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा। इसके बाद एक और बूस्ट जो डेमोक्रेसी को मिला वो मिला अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कब हुआ? 1776 में हुआ स्टूडेंट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। The Declaration of Independence written by one of the founding father of America, अमेरिका के फाउंडिंग फादर ने लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कब लिखा है? 1776 में लिखा है, जिनका नाम था थॉमस जेफरसन, ठीक है। उन्होंने कहा है कि सारे व्यक्ति ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सब इक्वल हैं, सबके पास राइट टू लाइफ होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, खुश रहने का कारण होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, राइट टू लाइफ होनी चाहिए। Why so? Because we all are equal. A written constitution was adopted in 1789. 1776 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और 1789 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया जो कि फेडरल गवर्नमेंट पे बेस करता था, ठीक है। द डिवीजन ऑफ पावर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन अगेन अ बिल ऑफ राइट वॉज पास्ड इन 1792। 1776 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, फिर 1792, ये ईयर ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स है, यहाँ पर क्या है? बिल ऑफ राइट्स। 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, 1776 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1792 में जो बिल ऑफ राइट्स आया उसके थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रोविजन बना और कुछ राइट्स मिले सिटीजन को अंडर द लॉ, ठीक है। गारंटेड सर्टेन राइट्स अंडर लॉ टू जनरल पब्लिक।
अमेरिका पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री थी जिसको जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे पहली कंट्री कौन थी जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वो थी अमेरिका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सर्व्ड एज अ मॉडल एंड एन इंस्पिरेशन टू सेवरल कंट्रीज। अच्छा, कोई पूछता है कि प्रियम्बल से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किसने शुरू किया है, तो वो भी अमेरिका ने शुरू किया है। पहले इन्होंने सबसे शुरुआत में शुरू किया कि प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, उसके बाद से हम सब ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास था, तो वो अमेरिका के पास था। ठीक है, और फिर ये मॉडल बना बहुत सारी कंट्रीज के लिए। फिर स्टूडेंट बात आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन of 1789 marked the turning point of the journey of democracy। 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसने भी एक टर्निंग पॉइंट दिया डेमोक्रेसी को। ठीक है, द पीपल ऑफ फ्रांस वो डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। जो फ्रांस के लोग थे वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड होते थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट में आते थे इनके कौन आते थे स्टूडेंट, क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट में कौन आएगा, क्लर्जी। सेकेंड स्टेट में सारे नॉबल पीपल जो किंग हो गए, किंग की फैमिली होगी वो सारे। और जो थर्ड स्टेट था, इस स्टेट में मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, कॉमन पीपल, फार्मर, वर्कर्स, वो सब किस में आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे। स्टूडेंट आज का जो करंट टैक्स सिस्टम है वो है कि जो सबसे ज़्यादा रिच है उसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते हैं, जो पुअर है उसको हम टैक्स फ्री रखते हैं। पर ये फ्रांस के उल्टे लोग ये क्या काम करते थे, सुनो। सबसे ज़्यादा रिच थी क्लर्जी, नोबेलिटी, पर ये दोनों क्लास मिलके इस गरीब थर्ड स्टेट के ऊपर क्या लगा देती थी, बहुत सारे टैक्सेस। कुछ टैक्सेस लगाता था क्लर्जी और कुछ टैक्सेस लगाता था किंग। कितना गलत हो रहा है देखो। आज हमारे इंडिया में कैसा टैक्स सिस्टम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा है कि अगर आप एक इनकम से ज़्यादा इनकम अर्न करते हो देन ओनली यू हैव टू पे टैक्सेस। जितना ज़्यादा रिच पर्सन होगा, जिसकी ज़्यादा इनकम होगी, वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। पर ये फ्रांस में क्या होता था देखो, फ्रांस में जो रिच होगा वो वो टैक्स पे ही नहीं करेगा, क्लर्जी और नोबल, और सारा टैक्स बर्डन किसके ऊपर आएगा, थर्ड स्टेट के ऊपर आएगा। चलो तो हम पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1789 में। डेमोक्रेसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट लेके आया। फ्रांस 3 स्टेट में डिवाइडेड था। क्लर्जी जिसको प्राइसली क्लास बोलते थे, सेकेंड में नोबेलिटी थी और थर्ड में आते थे कॉमन पीपल। वाइल द क्लर्जी एंड द नोबल्स एंजॉयड ऑल प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी थे, जो नोबल थे, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, पर जो कॉमन पीपल था वो नॉट एंटाइटल्ड टू एनी एंड हैड टू पे हैवी टैक्सेस। इनके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थे कॉमन लोगों के पास, और उन्हें बहुत अमाउंट में हैवी टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे। सो स्टूडेंट, जब आप किसी को भी इतना परेशान करोगे, आप रिच हो, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, सारा टैक्स ले रहे हो पुअर से, तो वहाँ पर तो रेवोल्यूशन होगा ही होगा। और वो रेवोल्यूशन कैसे स्लोगन से स्टार्ट हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और एक किसके अगेंस्ट में उलट था, क्लर्जी और नोबल, क्योंकि क्लर्जी भी अपने टैक्स लगाता था और नोबल्स भी अपने टैक्स लगाते थे इस गरीब बंदे पे। थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज नेशनल असेंबली। जो थर्ड स्टेट था उसने अपने आप को नेशनल असेंबली बना लिया। थर्ड स्टेट ने डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली। इन अगस्त 1789 इट अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन कि बिल ऑफ राइट्स किससे एसोसिएट करता, तो बिल ऑफ राइट्स यूएसए में था। मैग्ना कार्टा किससे एसोसिएट करता, तो इंग्लैंड से। ऐसे ही पूछा जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन किस कंट्री से एसोसिएट करता है, तो वो करता है फ्रांस से। ठीक है, इट डिक्लेयर दैट ऑल मेन आर बोर्न फ्री एंड हैव इक्वल राइट्स। देखो अभी तो सारे प्रिविलेजेस नोबल और क्लर्जी के पास थे, पर जब नेशनल असेंबली आई 1789 में तो उन्होंने क्या कहा कि ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड हैव इक्वल राइट्स, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। इट गेव राइट टू लिबर्टी। यहाँ से क्या मिल गया हमें, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, उन्होंने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात की। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम एंड केम इन टू फोर्स इन 1791। जितने भी अग्रेसिव लोग थे मिडिल क्लास के, वो सारे एक टेनिस कोर्ट में गए, वहाँ जाके उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। 1789, 1991, 2 साल में उनका बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया। 91 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, फोर्स में आ गया।
फ्रेंच रेवोल्यूशन एक लैंडमार्क है अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें या डेमोक्रेसी की हिस्ट्री की बात करें। इसने एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म किया और सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, मतलब पीपल्स गवर्नमेंट की बात की और एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म कर दिया। इसने आइडिया ऑफ पीपल आर सुप्रीम की बात की, ठीक है, कि लोग सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। इसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फाउंडेशन को रखा। जो सीरीज़ ऑफ रेवोल्यूशन हुए यूरोप में 19th सेंचुरी में, तो वहाँ पर लोग और ग्रेटर राइट्स की डिमांड करने लगे, ज़्यादा मात्रा में गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करने लगे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट्स हैड अडॉप्टेड वेरियस फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग। जब कंटिन्यूस रेवोल्यूशन होते गए हर व्यक्ति कभी इस बात की डिमांड कर रहा है, कभी उस बात की डिमांड कर रहा है, पर 19th सेंचुरी तक आते आते हर जगह मोनार्की को ख़त्म करके या मोनार्की पावर को लिमिटेड करके कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पार्लियामेंट आ गई। इंग्लैंड में आज भी मोनार्की है, पर वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है? कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के अंदर काम करती है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये किसके लिए हो रहा था बच्चा? क्लर्जी और नॉवेल्स जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे और टैक्स बर्डन थर्ड क्लास पे डाल देते थे, इनके लिए हो रहा था। थर्ड फोर लिख दिया, ठीक है। The march to democracy. As the voice of democracy grew louder, more development took place worldwide. जैसे जैसे डेमोक्रेसी की बात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगे, वीमेन सफरेज की बात होने लगी, बहुत सारी औरतें आई और बोली भाई हमें भी वोटिंग राइट दो, हमें क्यों वोटिंग राइट नहीं मिल रहे हैं। 1893 में न्यूजीलैंड पहली कंट्री बनी जिसने यूनिवर्सल सफरेज की बात की। न्यूजीलैंड वो 1893 में पहली कंट्री बन गई। न्यूजीलैंड 1893 में पहली कंट्री बनी जिसने यूनिवर्सल सफरेज दिया, मेल फीमेल दोनों को राइट दे दिया, वोटिंग राइट, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द कॉलोनाइज कंट्रीज बिगेन। जितने भी वर्ल्ड में कॉलोनाइज कंट्रीज थी उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को, नेशनलिस्ट स्ट्रगल को बढ़ाया। कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में जो सेक्टर्स, जो सार्कल उनको थी, उनको उखाड़ के फेंक दिया, नेशनलिस्ट फीलिंग को जनरेट किया, कॉलोनियल पीपल को अपनी कंट्री से निकाल दिया। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, डीकॉलोनाइजेशन बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया। भले वो डीकॉलोनाइजेशन हो, सिविल राइट मूवमेंट हो, ये दोनों ने एक पीस पकड़ लिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। मेनी कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। हर कंट्री ने डिक्लेयर किया अपने आप को इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें गवर्नमेंट की पावर को, ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को एंश्राइन किया, ठीक है। Constitution were adopted in these countries that prescribe the power of the government and enshrine the right of the people. The Declaration of Human Rights 1948, a culmination of long struggle for human dignity, was signed by most of the countries in the world. क्या साइन किया स्टूडेंट हम लोगों ने? डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ध्यान रखना, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब आया? 1948 में। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया 1948 में, जहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किया। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.